हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार 12th में हैं और आपको देना है 2024 में 12th फिजिक्स का एग्जाम, तो मात्र इन 4 क्वेश्चंस को पढ़ लो। आपका फिजिक्स में 8 से 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। तो इस बार भी 2024 में पूरा का पूरा चांस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आप कैसे जान सकते हैं? देखिए, चारों क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर, हिंदी में तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं, क्या फिजिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं? तो हाँ, बिल्कुल, फिजिक्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर साल आते हैं। वो 4 क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं और ये एग्जाम में आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहला प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ये आपका विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति जो आपका चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, देखिए 2015, 17, 18, 19, 22 में ये आ चुका है। ठीक, दूसरा देखिए, द्रव्य तरंगे क्या है? द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। द्रव्य तरंगे या इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली तरंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है और द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। अभी हम सबको आंसर के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप फिजिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर नहीं बताते जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, यानी कि 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न वाले क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, तीसरा देखिए क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? ये भी 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतनी बार ये आ चुका है। चौथा देखिए, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है? ये इसको आपको बताना है। 2014, 17, 22, 23 में भी ये आ चुका है, तो भैया 24 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ज्यादा समय अब आपके पास नहीं है, टाइम लगातार बीतता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज लाऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा 12th वाले स्टूडेंट जो फिजिक्स का पेपर इस बार देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, पहले इसको जानिए, फिर हम जानेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। ठीक, तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर ये नियम किसने दिया, फिर हम जानेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव को। देखिए, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। तो नियम जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि आखिर प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। ठीक, तो मान लीजिए कि ये आपका कोई धातु की सतह है। देखिए, ये आपका क्या है? कोई मेटल की जो है सतह है, धातु की सतह है। ठीक, अब इसमें चूंकि ये मेटल है भैया, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे। ठीक है, आवेश वाहक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो है आपकी धातु की सतह है, या आप मेटल बोल सकते हैं, धातु की सतह। ठीक, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता क्या है इसको मैं पहले समझा रहा हूं, फिर हम नियम को पढ़ेंगे। ठीक, अब मान लीजिए इस धातु की सतह पर एक प्रकाश आई। ये देखिए, ये इस धातु की सतह पर एक प्रकाश आई, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित प्रकाश। ठीक है, क्या बोलेंगे? आपतित प्रकाश। मतलब जो आई है प्रकाश, आपतित का मतलब जो आई है, आ रही है। ठीक है, तो आपतित प्रकाश। तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का? जब किसी धातु की सतह पर कोई उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश आकर गिरता है, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। देखिए, जो इस धातु में थे ये जो है बाहर निकलने लगते हैं। तो इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकले हैं इनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो इसी घटना को ही हम कहते हैं भैया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए, 2 नाम है इसके, चाहे आप प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहें चाहे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहें, दोनों सेम ही है। ऐसा मत समझिएगा। उत्सर्जन का मतलब
निकलना, ठीक है। और प्रभाव वो दोनों सेम है। अगर आपसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पूछता है तो भी आप यही लिखेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पूछता है तो भी आप यही लिखेंगे। तो देखिए, पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को जानने से पहले हम ये जाना हमने कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश आपतित होता है या गिरता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। तो यही होता है आपका डेफिनेशन, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आया कि जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरता है तो धातु से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो डेफिनेशन और समझ लीजिए। आपसे कोई पूछे देहली आवृत्ति क्या है तो आप कहेंगे कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, जो ये प्रकाश आ रही है इसकी वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वह देहली आवृत्ति कहलाएगी। देहली तरंगदैर्घ्य कोई पूछे, अभी मैंने तीसरा क्वेश्चन देहली तरंगदैर्घ्य लिया है, तो देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य होगा। बस इसी फिगर से हम कई डेफिनेशन बता सकते हैं। तो अब नियम को पढ़ते हैं, आखिर नियम क्या है, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया कि जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इसके कुछ नियम हैं, ठीक है, उसी नियम के अंतर्गत होंगे। तो वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत के नियम कहलाते हैं, ठीक। देखिए, इसके नियम निम्न है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि ये जो आपका धातु की सतह है, इससे जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इसकी जो दर होगी, इसका जो समय दर होगा, वो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जितनी ज्यादा तीव्रता के साथ ये आपतित प्रकाश इस पर गिरेगी उतना ही ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर तीव्रता ज्यादा रहेगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। वही कहा गया कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितनी कम तीव्रता होगी उतना ही कम निकलेगा। दूसरा देखिए, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी कि जो उत्सर्जित जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन ई है, इसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर नहीं डिपेंड करती, ठीक। तीसरा देखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं धातु की सतह से, इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। देखिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति, जो इसकी आवृत्ति है, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो इसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है। ये तीसरा है, ठीक। तो ये नियम समझ में आ रहे हैं, यानी कि फिगर के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा नियम क्या है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यानी कि अगर ये जो आपतित प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरा है तो अगर इसकी आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम होगी तो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब अगर इसकी जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से अगर कम है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है। और देखिए, यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो देहली आवृत्ति होती है वो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। यानी कि देहली आवृत्ति जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पांचवा देखिए, ये सब नियम है। आपसे 2-3 नियम भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के कोई 3 नियम लिखिए, कोई 4 नियम लिखिए। मैंने 5 बता दिया है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने और इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। मतलब क्या कहा गया, सिंपल सा है। मतलब इस धातु की सतह पर इस प्रकाश के गिरने और इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने में कोई समय पश्चता नहीं होती। जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश गिरेगा
वही तुरंत जस्ट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, इनके बीच टाइम गैपिंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही ये प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। वही कहा जा रहा है कि प्रकाश की धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश की सतह पर गिरने और इलेक्ट्रॉन की सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रॉन गिरेगा वैसे ही जैसे प्रकाश आकर गिरेगा धातु की सतह पर, वैसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो ये था प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसके नियम। ठीक, मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग टिक मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो द्रव्य तरंगे क्या होती हैं इसको हम जानते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमने द्रव्य तरंगों के बारे में लिखा है। ठीक है, ये सब मैंने लिखा ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, समझ में आ जाए। तो द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। आपने सुना होगा डी ब्रोगली तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र। ठीक है, तो द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे, देखिए दोनों सेम नाम है, चाहे आप द्रव्य तरंगे बोलें चाहे डी ब्रोगली तरंगे बोलें, दोनों सेम है। अब क्या होता है द्रव्य तरंग, अगर एक लाइन में मैं बताऊं तो जो गतिमान कण होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उससे एक तरंग हमेशा संबंध रहती है। इन्हीं तरंगों को ही हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, उससे हमेशा एक तरंग संबंधित रहती है, उसी को ही हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहेंगे। ये सब तो मैंने लिख रखा है कि आखिर किसने दिया इसको, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन द्रव्य तरंगे अगर सिंपल देखा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इससे हमेशा एक द्रव्य, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, गतिमान कण हो तो कोई भी गतिमान कण है उससे हमेशा एक तरंग संबंधित रहती है, उसी को द्रव्य तरंगे बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं किसने दिया, क्या हुआ। देखिए सन 1922 में डी ब्रोगली ने, देखिए डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है, उन्हीं ने दिया था। तो डी ब्रोगली ने विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों को पृथक रूप से में न मानकर तरंग पद्धति से समन्वित माना जाए। मतलब जो पदार्थ है, ठीक है, जैसे जो प्रकाश है वो भी एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण चलता है, कोई भी द्रव्य कण है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। जैसे हमारा प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, वैसे अगर कोई द्रव्य कण या गतिमान कण, कोई कण है वो गतिमान है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो उससे भी एक तरंग, वो भी एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन और जर्मन ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। उन्होंने स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है, जो एक तरंग का गुण है। अतः द्वैती प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि यह द्रव्य कणों में भी होती है। यानी कि प्रकाश जो द्वैत प्रकृति होती है वो ना ही प्रकाश, मतलब केवल प्रकाश में ही नहीं होती बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य द्वैत प्रकृति आपने पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अब देखिए द्रव्य तरंगों का जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ पे है। देखिए गतिमान कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से तरंग संबंध होती है। इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। अगर 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब जो गतिमान कण होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उससे हमेशा एक तरंग संबंध होती है। इन्हीं तरंगों को ही हम द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। आपने सुना होगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो जो द्रव्य तरंगे होती हैं भैया, वो एक तरंग की भांति व्यवहार करती है, तो उसका कोई ना कोई वेव लेंथ होगा, उसकी कोई ना कोई तरंगदैर्घ्य होगी। तो द्रव्य तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसी को हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी बोलते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया द्रव्य तरंगे क्या है। कोई भी कण है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उससे हमेशा एक तरंग संबंधित रहती है जिसको द्रव्य तरंगे बोलते हैं। अब द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए, यानी कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, चाहे आप द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य कहें चाहे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसको जान लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए तरंगदैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं, आप ही लोग बताएं। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है H/mb।
यानी कि लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी होता है। ये डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है। यहाँ पे लैम्डा क्या है सबको जान लेते हैं, जानना जरूरी है। एच क्या है, एम क्या है और वी क्या है, ठीक है। तो देखिए लैम्डा क्या है, ये तो तरंगदैर्घ्य है, या आप डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बोल सकते हैं। तरंगदैर्घ्य लिख देता हूं मैं, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लिख देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। एच क्या है, ये प्लांक नियतांक है, ठीक है। इसकी अलग से वैल्यू होती है, प्लांक नियतांक, ठीक। एच क्या है आपका, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक। यम क्या है, ये कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान। जैसे कोई कण है उसका आप डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकाल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ उसका वेग होगा, क्योंकि गतिमान कण जो होता है, ठीक है। तो वी क्या है, कण का वेग, कण का वेग। तो कोई भी कण हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, वेग, कण का द्रव्यमान होगा, उसकी वेवलेंथ होगी, क्योंकि कण जो है एक तरंग की बात व्यवहार करता है भैया, तो तरंगदैर्घ्य भी होगा। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, यानी कि एच है तरंग प्लांक नियतांक, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, एम है कण का द्रव्यमान, वी है वेग। अब यहाँ पे चूंकि देखिए P इक्वल टू हमारा एम बी होता है, P इक्वल टू होता है एम बी, एम बी। P क्या है, ये संवेग है, तो संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो अब हम इस फॉर्मूले को किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए एम बी की जगह पर P कर देंगे, तो ये भी आता है कभी कभी। लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एच अपान पी, एच अपान एम बी था, चूंकि P इक्वल टू एम बी होता है तो एच अपान पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला ये भी होता है। अगर आपको कण का संवेग दिया गया है, प्लांक नियतांक की वैल्यू पता है, तो आप लैम्डा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कण का द्रव्यमान दिया गया, उसका वेग दिया गया, तो आप लैम्डा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द्रव्य तरंगे क्या है और द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। यही डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है, ये अलग से भी आता है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए, तो आप ये सूत्र लिख सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, अभी मैंने बताया। प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में, ठीक है। कई बार आ चुका है, तो देखिए वही चीज जो मैंने बताया था। क्या बताया था, देखिए ये चित्र मैंने समझाया था। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य होगा। वही लिखा है, देखिए किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान, देखिए अधिकतम आप लोग लीजिएगा, अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। यानी कि वही चीज है, आपतित प्रकाश की का वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाएगा, ठीक। सिंपल सा है। इसको लैम्डा जीरो, लैम्डा नॉट से या लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होगा, चूंकि देखिए लैम्डा इक्वल टू होता है सी अपान म्यू नॉट, ऐसा होता है, ठीक है। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू होगा फॉर्मूला हमारा लैम्डा नॉट, ठीक है, सी अपान म्यू नॉट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देहली तरंगदैर्घ्य इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा जीरो क्या है, ये देहली तरंगदैर्घ्य है, सी क्या है, प्रकाश की चाल है, म्यू नॉट क्या है, ये प्रकाश की आवृत्ति है, ठीक है, देहली आवृत्ति, ये है प्रकाश की चाल। म्यू अगर होता तब तो आवृत्ति होता प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की चाल। और जो म्यू नॉट है तो ये देहली आवृत्ति होगा। और देहली आवृत्ति का कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो वही सिंपल सी चीज है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, वो देहली आवृत्ति होगी। सिंपल सा है। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक। समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका दिया गया है नीचे, देखिए नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज नाभिकीय संलयन क्या होता है, कई बार आ चुका है। और ये किस चैप्टर का है आप लोग सोचिए, ये आपके नाभिक चैप्टर का है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। होता क्या है, सिंपल सा है। संलयन का मतलब क्या होता है, मिलना, ठीक। जैसे हमारे शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं भैया तो युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, बच्चे का निर्माण। तो देखिए दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब दो हल्के नाभिकों को के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब दो हल्के नाभिक हैं, उनको मिलाकर एक भारी नाभिक बना दिया जाए, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब नाभिक मतलब संलयन होना, ठीक है।
तो समझ में आ गया, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सिंपल सा है। देखिए अब संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। मतलब संलयन से प्राप्त जो नाभिक का द्रव्यमान होगा वो संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, योग से कम होता है, योग से कम होता है तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रकार में मुक्त होती है। उदाहरण देखिए, भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटेरियम के दो नाभिकों के संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए दो हम भारी हाइड्रोजन ले लेते हैं जिसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होगा 1H2। अब दो हैं, दो ड्यूटेरियम है, इनका नाम ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो 1H2 इसको इस प्रकार से लिखिएगा, एक जो है इस नीचे रहे, दो इस प्रकार से रहे। अब इन दोनों का जब भैया संलयन होता है तो क्या बनेगा, इनका नाम है ड्यूटेरियम। क्या कहा गया है, भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटेरियम के दो नाभिक, नाम दे देते हैं, इनका नाम है ड्यूटेरियम, ठीक है। और इसका भी नाम यही है ड्यूटेरियम, ठीक। अब दोनों संलयित हो गए भैया, तो क्या बनेगा सोचिए आप लोग नाभिकीय विखंडन में। तो 1 आपका ऐसे ही रहेगा, H हो जाएगा, ये 2 और 1 मिलकर इसमें से एक ले लेंगे, 3 हो जाएगा, 1S3। इसका नाम है ट्राइटियम, तो ये ट्राइटियम बना लिए। प्लस बचा क्या, देखिए 1H, एक हमने इसमें से निकाल दिया, एक बचा, ठीक। और प्लस कुछ ऊर्जा मुक्त होगी 4 MeV, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसका नाम है ट्राइटियम। और ये तो भैया हाइड्रोजन है ही, हाइड्रोजन, और ये हो जाएगी ऊर्जा, 4 MeV की ऊर्जा निकलेगी। तो क्या कहा गया कि दो हल्के नाभिकों को, देखिए दो हल्के नाभिक के संयुक्त होकर परस्पर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त हुए और एक भारी नाभिक ट्राइटियम बना लिया, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहेंगे, ठीक है। तो ड्यूटेरियम के दो हमने नाभिक लिए, इसका संलयन कराया तो ट्राइटियम बना, हाइड्रोजन बना और ऊर्जा निकली, ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइटियम को पुनः हम क्या करेंगे, इस ड्यूटेरियम से संलयित करेंगे, तब देखिए क्या बनेगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस देखिए, अब ट्राइटियम पुनः ड्यूटेरियम के नाभिक से संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, बड़ा नाभिक। तो ट्राइटियम का फॉर्मूला क्या है, 1S3, इस प्रकार से, ठीक है। ये किससे रिएक्शन करेगा, दोबारा देखिए ये रिएक्शन करेगा ड्यूटेरियम से, 1H2 से रिएक्शन कर दिया इसने। देखिए क्या बनेगा, नाम दे देते हैं, नाम भैया नामकरण कर दीजिए। ये तो आपका ट्राइटियम है, ट्राइटियम, और ये आपका ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जब हम ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के नाभिकों का संलयन कराते हैं तो हमारा बनता है 2He4, ठीक, ये बन गया। और इसके साथ हमारा 0N1 बनेगा और प्लस कुछ ऊर्जा मुक्त होगी जो कि लगभग 17.6 MeV की ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हमने ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के नाभिक का संलयन कराया तो हमें ये प्राप्त हुआ, हीलियम नाभिक का निर्माण हुआ, ये हीलियम का नाभिक है, ठीक है। और 17.6 MeV ऊर्जा मुक्त हुई, इसी को हम बोलेंगे नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो यही था आपका चौथा क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन क्या है, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक। तो ये चारों क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।